एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बेलमेंट पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं, निक्षेप के कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं। माल के अधिकार का हस्तांतरण है इसमें जो बेलमेंट होता है, निक्षेप होता है, उसका पहला इसेंशियल नंबर 1 पर माल के अधिकार का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। बेलमेंट में या निक्षेप में ये अत्यंत आवश्यक है कि जो एक्चुअल डिलीवरी है वो निक्षेपी अर्थात बेलर से बेली के पास होना चाहिए। इसमें एक उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करेंगे हम लोग। माल की जो एक्चुअल डिलीवरी है, इसको क्लियर कर लेते हैं। संता का टेंट हाउस है और बंता उसके टेंट हाउस में सामान लेने के लिए गया हुआ है। उसने 50 कुर्सियाँ ली है और 50 टेबल ली है और 50 उसने ग्लास लिए हैं। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। 50 कुर्सी 50 ग्लास उसने लिए हैं। संता का टेंट हाउस है, बंता ने उससे लिए हैं। तो संता के द्वारा बंता को जब तक वास्तविक डिलीवरी नहीं दी जाएगी, वास्तविक ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा 50 कटोरी का, 50 कुर्सियों का, 50 टेबल का, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि बेलमेंट हुआ है। एक्चुअल ट्रांसफ़र होना चाहिए यहाँ पर। एक बात और हो सकती है कि पहले से ही यदि मान लीजिए कभी किसी समय पर संता के द्वारा बंता को यदि माल या कुर्सियाँ दी गई हैं और वो अभी बंता से संता ने वापस नहीं दी हैं और पहले कभी दी हुई थी और संता ने उसको बंता को कहा था कि मैं ये कुर्सियाँ तुमसे बाद में ले लूँगा, लेकिन वो नहीं लेके गया है और बंता के पास ही वो कुर्सियाँ पहले से ही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इसको हम रचनात्मक सुपुर्दगी के नाम से जानेंगे। इसको कहेंगे हम रचनात्मक सुपुर्दगी। जो पहले से ही 50 कुर्सियाँ बंता के पास रखी हुई हैं, अर्थात माल या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर माल यदि पहले से ही किसी व्यक्ति के पास है, निक्षेपी द्वारा पहले से दे दिया गया था और वापस नहीं लौटाया गया था, निक्षेप ग्रहीता के द्वारा बेलर के द्वारा बेली को दे दिया गया था और बेली द्वारा वापस नहीं लौटाया गया था और उसी माल का फिर से मांग की जाती है, उसी माल की फिर से डिमांड की जाती है और उसी माल के बारे में फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट का। तो ऐसी स्थिति में जो माल पहले से ही निक्षेप ग्रहीता के पास है उसको हम कहेंगे रचनात्मक सुपुर्दगी के नाम से जानेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर, हस्तांतरण का उद्देश्य अस्थायी होना चाहिए। कहने का आशय ये कि जो गुड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस माल की डिलीवरी दी जा रही है, वो कुछ टाइम बीइंग के लिए होना चाहिए। जैसे कि संता और बंता के उदाहरण में हमने देखा है, यहाँ पर टेंट हाउस है और कुर्सियाँ दी जा रही हैं, गिलास दी जा रही हैं, कटोरियाँ दी जा रही हैं, बाउल्स दिए जा रहे हैं। तो जब शादी हो जाएगी या जो फंक्शन जिस उद्देश्य से दिया गया है वो उद्देश्य जब पूर्ण हो जाएगा तो उसको वापस संता को लौटा दिया जाएगा बंता के द्वारा। तो हस्तांतरण का उद्देश्य क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर शुड बी टेम्पोरेरी। स्थायी उद्देश्य से यदि माल को दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो ये विक्रय का अनुबंध कहलाता है। जो विक्रय अनुबंध अधिनियम 1930 से 1930 का जो विक्रय अनुबंध अधिनियम है, उसके अंतर्गत इस प्रकार का जो स्थायी या परमानेंट जो माल का ट्रांसफ़र होता है उसको सेल ऑफ गुड्स कहते हैं, उस माल का विक्रय माना जाता है। यहाँ पर बेलमेंट का कोई भी चांस नहीं होगा, किसी प्रकार से निक्षेप का अनुबंध नहीं होगा। नंबर 3 विशेषता आती है दो पक्षकारों का होना। यहाँ पर ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जो बेलमेंट के अनुबंध होते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से दो पक्षकार होना चाहिए, तभी वो अनुबंध कहलाएगा, अन्यथा वो अनुबंध नहीं कहलाएगा। दो पार्टियां होनी चाहिए, दो पक्षकार होना चाहिए, एक तरफ एक्स है और दूसरी तरफ वाई। इस प्रकार से तीसरा लक्षण हुआ 2 पार्टीज। नंबर 4 विशिष्ट माल का वापस आना, स्पेसिफिक गुड्स टू बी रिटर्न्ड। जो भी सामान लिया गया है बेलर के द्वारा दिया गया है बेली को, बेली द्वारा उस सामान को उपयोग करने के बाद टेम्परेरी जो ऑब्जेक्टिव है, जो टेम्परेरी उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के बाद वापस लौटाना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, टेंट हाउस का सामान है और टेंट हाउस के सामान को वापस लौटाया जाना चाहिए कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात, अर्थात बंता के द्वारा उसको वापस लौटाना चाहिए। तो विशिष्ट माल जो दिया गया उसका वापस रिटर्न होना भी आवश्यक है। ये बेलमेंट का चौथा लक्षण है। नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे, केवल चल संपत्ति का निक्षेप। केवल चल संपत्ति या माल का निक्षेप।
संपत्ति दो प्रकार की होती है, हम जानते हैं। एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स, और दूसरी होती है फिक्स्ड एसेट्स। तो बेलमेंट कभी भी फिक्स्ड एसेट्स का नहीं होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता है। मूवेबल एसेट्स का होता है, इमूवेबल एसेट्स का नहीं होता। इमूवेबल एसेट्स में आती हैं ये आपकी बिल्डिंग आ जाती है, लैंड आ जाती है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इसका बेलमेंट नहीं होगा। केवल चल संपत्ति जैसे कि माल का, सामान का, गुड्स का या एसेट्रा होगा। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना चाहिए, तभी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, अन्यथा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो नंबर 5 पे आता है बेलमेंट ऑफ गुड्स ओनली, केवल चल संपत्ति। नंबर 6 पे पॉइंट आता है माल के स्वरूप में परिवर्तन संभव, चेंज इन फॉर्म ऑफ गुड्स पॉसिबल। ये नंबर 6 पर विशेषता है जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है उसका इसेंशियल है। नंबर 6, चेंज इन फॉर्म ऑफ गुड्स पॉसिबल। स्वाभाविक है कि यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई सामान, कोई गुड्स या सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी वस्तु सुपुर्द की गई है निक्षेपी के द्वारा, बेलर के द्वारा, बेली को अर्थात निक्षेपी को, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन आना लाजमी हो सकता है। उदाहरण के लिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आम का एक पेड़ है और मिस्टर रामदास एक व्यक्ति हैं। रामदास ने गरीबदास को वह पेड़ सौंप कर गए हैं। रामदास का एक बगीचा है और आम का पेड़ बगीचे में लगा हुआ है। उस बगीचे में आम के पेड़ पर जो 10 पेड़ सौंपे गए हैं रामदास के द्वारा गरीबदास को, उनमें सभी में कैरियाँ लगी हुई हैं। 25 दिन बाद रामदास गरीबदास के पास आते हैं और वो पाते हैं कि जो कैरियाँ लगी हुई थी कुछ समय पहले अधपकी कैरियाँ थी, तो अब वो एक भी नहीं दिखाई दे रही हैं, अर्थात वो आम बन गई हैं। इसलिए गरीबदास ने उनको तोड़ लिया, अर्थात आम के पेड़ जो 10 दिए थे रामदास के द्वारा गरीबदास को, उनके स्वरूप में अब परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पर जो माल दिया गया उसका जो फॉर्म है, उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो सकता है। एक और उदाहरण है इसमें, कोई भी कार किसी भी व्यक्ति के द्वारा मरम्मत के लिए इसलिए दी गई है कि उसकी छत खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में जो मैकेनिक है उसके द्वारा छत में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है माल के स्वरूप में परिवर्तन संभव है। यह 6 नंबर। ऊपर जो रामदास और गरीबदास का उदाहरण आपको दिया गया है या कार का उदाहरण आपको दिया गया है, इसमें ये साबित हो रहा है कि जो 10 पेड़ सुपुर्द किए गए थे रामदास के द्वारा गरीबदास को 25 दिन के लिए दिए गए थे, 25 डेज के लिए, लेकिन उनका जो स्वामित्व है पेड़ पर, जो ऑनरशिप है वो रामदास की ही रहेगी। या फिर जो कार सुधारने के लिए दी गई है मैकेनिक को, तो मैकेनिक का उस पर अधिकार नहीं होगा। अधिकार जो है मरम्मत होने तक ही केवल जो है मैकेनिक के पास रहेगा। असली मालिक तो कार का जो भी व्यक्ति है वही रहेगा। कहने का आशय है कि ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, इसमें स्वामित्व का परिवर्तन नहीं होता है। बेलमेंट की यह 7वें नंबर की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अनुबंध स्पष्ट या गर्भित होना। कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लीट, अनुबंध स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। इसमें हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले उदाहरण को एक बार फिर से लेते हैं, जिसमें आम के 10 पेड़ रामदास के द्वारा गरीबदास को दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो गरीबदास है उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह उन पेड़ों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे, उन पेड़ों को कटने से बचाए, या फिर किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनकी सुरक्षा उसको एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के जैसे करना चाहिए, जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर मैकेनिक वाले उदाहरण में भी यह स्पष्ट होता है कि जो कार सुपुर्द की गई है मैकेनिक को किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार का स्वामी है, तो कार के स्वामी कहलाएंगे बेलर या निक्षेपी और मैकेनिक कहलाएगा निक्षेप ग्रहीता। तो यहाँ पर कोई लिखित अनुबंध नहीं हुआ है दोनों के बीच में, किसी प्रकार का लिखित कॉन्ट्रैक्ट या रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गर्भित या इम्प्लीट
कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में माना जाएगा। कार में होने वाली किसी भी प्रकार की अनावश्यक अनपेक्षित क्षति के लिए मैकेनिक स्वयं उत्तरदायी रहेगा यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर दोनों ही जो उदाहरण दिए गए आम के पेड़ और कार वाला, उसमें किसी भी प्रकार का लिखित निक्षेप का अनुबंध नहीं है वरन गर्भित है। यदि मान लीजिए कोई स्पष्ट रूप से घोषणा की जाती है निक्षेप ग्रहीता और निक्षेपी के बीच में, निक्षेपी व निक्षेप ग्रहीता के बीच में, जिसमें शर्तों का उल्लेख होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रपत्र लिखे जाते हैं, तो ऐसा अनुबंध जो है निक्षेप का स्पष्ट या लिखित अनुबंध कहलाएगा। तो निक्षेप का जो अनुबंध है वो स्पष्ट भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण इसके। नंबर 10, अर्ध अनुबंध से निक्षेप, बेलमेंट बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जो निक्षेपी है और निक्षेप रहता है वो दोनों ही एक दूसरे से अनभिज्ञ हो, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, फिर भी उनमें आपस में निक्षेप का संबंध स्थापित हो सकता है। अर्थात देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन फॉर्म ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। एक जो लेडी है, एक महिला है और उसका नाम है रानी। रानी नाम की एक महिला है और जय नाम का एक व्यक्ति है। रानी का जो लैपटॉप है वो गुम हो गया है और वो लैपटॉप गुम होने के बाद जय को मिला है। तो रानी जो है लैपटॉप की मालिक है, ओनर है, स्वामी है, और जो जय है उसको लैपटॉप गुमने के बाद मिल गया है। या ये देखते हैं कि शायद लैपटॉप न होकर के वो यदि पर्स है तो पर्स भी जय को मिला हुआ है। कोई भी एक चीज़ हम ले सकते हैं, पर्स ले सकते हैं या लैपटॉप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जय की जिम्मेदारी है, यहाँ जय जो है बेली की स्थिति में आ गया है। जय बेली की स्थिति में आ गया है और जय को अब उस लैपटॉप को सुरक्षित रूप से तब तक रखना है जब तक कि रानी को वो लैपटॉप वापस प्राप्त नहीं हो जाता। तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको अर्ध अनुबंध कहेंगे। दोनों ने इच्छा से नहीं किया है, फिर भी दोनों के बीच में एक गर्भित या इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बेलमेंट का, यह एक अर्ध अनुबंध कहलाएगा। इसको निक्षेप का अर्ध अनुबंध के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें 11 नंबर पर, निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बहुत साफ साफ बात है, ये इसकी नंबर 11 की एसेंशियल है, विशेषता है कि इसमें क्षतिपूर्ति का अनुबंध इसको नहीं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल को हम इम्प्रूव करते हैं, और जिसमें जय को पर्स मिला है और रानी का पर्स था। जय को पर्स मिला है 10 दिसंबर को और रानी का पर्स गुम हुआ था 5 दिसंबर को। यानी गुम होने के 5 दिन बाद जय को वो पर्स मिला है। 5 दिन बाद जय को पर्स मिला है। अब मे बी पॉसिबिलिटीज, पर्स में यदि मान लीजिए 1500 रुपये थे और इस दौरान यदि 1500 रुपये पूरे के पूरे किसी व्यक्ति द्वारा निकाल लिए गए हैं और पर्स को ज़मीन पर फेंक दिया गया है, रास्ते में फेंक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पर्स बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर पर्स मिला है, पर्स में कोई दूसरा भी सामान है, 1500 रुपये नहीं है, तो जय जो है पर्स मिलने से पहले जो सामान जा चुका है किसी अन्य व्यक्ति ने निकाल लिया, उसको क्षतिपूर्ति के देने के लिए रानी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रकार से इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें क्षतिपूर्ति की कोई स्थिति बनती नहीं है। यदि जिस पक्षकार के पास सामान है उसने सामान्य परिस्थितियों में सामान्य बुद्धि से, जैसा कि एक व्यक्ति को करना चाहिए, उस तरीके से कार्य किया है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकेनिक वाला उदाहरण को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर मैकेनिक ने कार को पूरी तरह से सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की इस हिसाब से उसको सुधारा है, लेकिन बाय द वे कार में कोई ऐसी खराबी रह गई है जिसके लिए मैकेनिक उत्तरदायी नहीं है, तो मैकेनिक इस प्रकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कार के स्वामी को। यदि मैकेनिक ने सामान्य बुद्धि में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति से जिस तरह से अपेक्षा की जाती है उस तरीके से कार्य किया है, तो मैकेनिक उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट आता है नंबर 12, बैंकों में जमा धन निक्षेप नहीं है।
अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट ए बेलमेंट। ऐसा इसलिए है कि जो वस्तु विक्रय अधिनियम है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 1930 जो है, उसकी धारा 2(7) में जो मुद्रा है उसको माल की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। दैट इज़ वाई द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज़ नॉट ए। एम्प्लॉय जो एजेंट होता है और वो पेमेंट कलेक्शन का काम करता है, दूर दूर जाकर के पेमेंट को कलेक्शन करता है, तो भी इन दोनों के बीच में, नियोक्ता और एजेंट के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी किसी प्रकार का निक्षेप का अनुबंध नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के बैंक में जमा धन, लॉकर में जमा धन और एजेंट और स्वामी के बीच में भी निक्षेप का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है। नंबर 13 पे आता है अन्य दशाओं में भी निक्षेप संभव है। ये विशेषता है निक्षेप की, आखिरी विशेषता है, लास्ट विशेषता है। बेलमेंट इज आल्सो पॉसिबल इन अदर सिचुएशन। पहली वाली सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हायर परचेस मेथड, किराया क्रय पद्धति। जैसे कि हम जानते हैं कभी कभी कुछ ट्रक है, कुछ वाहन है, कुछ गाड़ियाँ हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे परचेस की जाती है, किस्तों में भुगतान किया जाता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम हायर परचेस मेथड। जिनके पास पैसा लमसम नहीं होता है गाड़ी खरीदने के लिए, वो हायर परचेस मेथड पर जो है गाड़ियों को या वाहनों को क्रय करते हैं। तो अंतिम किस्त का भुगतान करने तक जो व्यक्ति है जिसने धन उधार दिया है वह निक्षेपी की स्थिति में रहेगा, और जिस व्यक्ति ने वाहन लिया है वह निक्षेप ग्रहीता की स्थिति में रहेगा। यानी जब तक कि वाहन की जो स्वामित्व है उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी जिसने लोन लिया है किसी अन्य संस्था से, तो संस्था का उस पर अधिकार रहेगा। तो संस्था जो है बेलर की स्थिति में रहेगी, और जो व्यक्ति जिसने सामान लिया है, ट्रक लिया है या वाहन लिया है, वह व्यक्ति रहेगा निक्षेप ग्रहीता की स्थिति में। तो यहाँ पर किराया क्रय पद्धति में भी निक्षेप का अनुबंध संभव है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज पॉसिबल अंडर हायर परचेस मेथड। माल बेचने के पश्चात क्रेता द्वारा माल को विक्रेता के पास में रहने देने की स्थिति में भी दोनों के बीच में बेलर और बेली का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्स ने वाई को माल भेजा और माल बेचने के बाद वाई ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आकर के माल ले जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में एक्स और वाई के बीच बेलमेंट। नेक्स्ट है इसमें डाकघर में जो माल दिया जाता है पार्सल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड करने के लिए, उसमें डाकघर और जिस व्यक्ति ने सामान डाकघर को सौंपा है दोनों के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि डाकघर को माल सुपुर्द किया गया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजा जाना है। तो जो पोस्ट ऑफिस होता है वो कहलाएगा यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस कहलाएगा बेलर, और जिस व्यक्ति ने माल दिया है, मान लीजिए एक्स ने माल दिया है, तो वो कहलाएगा बेली। यहाँ पर भी दोनों के बीच में जब तक माल न पहुँच जाए बेलर और बेली का संबंध रहेगा। तो डाकघर को माल सौंपना भी एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की श्रेणी में आता है। दूसरी आता है रेल का पार्सल। रेलवे को भी पार्सल सुपुर्द किए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, तो रेलवे और जिस व्यक्ति ने माल भेजा है उन दोनों के बीच में निक्षेप का अनुबंध रहेगा। रेलवे के क्लॉक रूम में भी जो यदि सामान सुरक्षा के लिए रखा जाता है, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं और क्लॉक रूम में सामान रख करके फिर घूमने निकल जाते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो क्लॉक रूम में सामान रखा गया है, रेलवे के अमानत घर में जो सामान रखा गया है, उसमें अमानत घर और जिस व्यक्ति ने सामान अमानत घर को सौंपा है दोनों के बीच में निक्षेप का एक गर्भित अनुबंध होता है, बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीड होता है। तो इस प्रकार ये बेलमेंट की कुल मिलाकर के विशेषताएं हमने देखी हैं, जो 13 विशेषताएं हैं, ये यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और अन्य विद्यार्थियों के लाभार्थ उसको अवश्य शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।